जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। Dear student, I continue chapter number 10 organs of government. All the students are welcome in my lecture. Dear student, in our previous lecture I have explained about the organs of the government. There are 3 organs of government: legislature, executive body and judiciary. विद्यार्थियों, हमने पहले सरकार के अंगों के बारे में कुछ पार्ट पर हमने अध्ययन किया है। आज हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 अंगों के बारे में आपको बताया था: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर विच फ्रेम द लॉ, जो कानून का बनाने का काम करता है। फिर दूसरा जो हमने यहाँ पढ़ा था वो था एग्जीक्यूटिव बॉडी विच रन्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन करती है, और जुडिशरी जो पनिश करती है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। जिसका मतलब इफ़ एनीबडी ब्रेक द लॉ, यदि कोई कानून तोड़े तो उसे सजाएं देते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग ने शायद तक इसमें कुछ बातें हमने पढ़ ली थी कि देखो, गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है ना, इंडिया को हमने 2 तरह की गवर्नमेंट में बांटा है। 2 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट हियर इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एज अवर कंडीशन, हमारी इस कंडीशंस को ध्यान में रख करके हमने यहाँ, क्योंकि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक समूह है, मतलब इसलिए देखो यहाँ अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं, भाषाएं, कस्टम्स हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारी जो संविधान के अंदर हमने 2 तरह की जो व्यवस्थाएं थी, 2 तरह की सरकार देने का प्रयास किया है। उसमें राज्य सरकार एवं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन या केंद्र सरकार के रूप में दिया। अब देखो, हमने लेजिस्लेचर की बात करें तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि देखो, कई स्टेट्स के अंदर यूनिकैमेरियल लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है तो देयर इज ओनली 1 हाउस। जैसे हमने अब स्टेट का पढ़ाया था, उसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां 2 तरह के हाउसेस हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। कई स्टेट ऐसे हैं मात्र वहां पर विधानसभा ही, जैसे गुजरात ओनली विधानसभा। बाइकैमेरियल का मतलब है यहाँ कंसिस्ट 2 हाउसेस, जहाँ 2 हाउस हों। अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ 2 हाउसेस हैं, जिनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो लेजिस्लेचर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जो लेजिस्लेचर है वो हम सेंट्रल लेवल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा, आज हम जो स्टडी करेंगे वो सेंट्रल लेवल के ऊपर। तो देयर आर 2 हाउसेस, 2 भागों में बटा हुआ है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर जो अपर हाउस है, लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा, जिसके बारे में मैं आपको पिछली बार में बता दिया था। और अपर हाउस, लोअर हाउस है वो आपका लोकसभा है। इसी प्रकार से स्टेट्स के अंदर की बात भी बता दिया थी, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा लोअर हाउस है और विधान परिषद अपर हाउस। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लोकसभा प्रेसिडेंट के बारे में और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। अब लोकसभा के अंदर आवर इंडिया हैज़ बीन डिवाइड इनटू 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज। देयर आर 543 मेंबर्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 543,
और देयर आर 545 members. लोग 2 members आर सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन है जो 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ हमारे प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से पहली बात जो है, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब देखो ये जो लोकसभा है के जो मेंबर हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पीपल इलेक्ट देम। लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारा यहाँ 443 डिविजन्स आर देयर। हर क्षेत्र से 1 मेंबर इलेक्ट होकर के जाता है। 1 मेंबर इलेक्ट फ्रॉम टू द ईच एरिया। ऐसे हर एरिया से इलेक्ट होता है। और उनका इलेक्शन कौन करता है? द पीपल ऑफ दैट एरिया, है ना। वहाँ के लोग जिनकी 18 साल से उम्र हो चुकी है और जिनका नाम मतदाता सूची में, इवन इलेक्शन की जो सीट है, लिस्ट है, उस लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। 18 ईयर्स और उससे ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, वे लोग अपने क्षेत्र से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजते हैं। क्योंकि इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, यहाँ पीपल इलेक्ट दिस मेंबर, इसलिए यहाँ जो मेंबर है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। ही इज द कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरिया। तो अब यहाँ ध्यान दें कि लोकसभा हु आर इलेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन, जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और यहाँ इलेक्ट होते हैं, देयर आर इन ऑल 545 members of the Lok Sabha. Out of 445 members, 2 members are selected by, उसमें से 2 जो मेंबर हैं वो सेलेक्टेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो प्रेसिडेंट को हम पार्लियामेंट का पार्ट कहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। The president addresses the first meeting of the parliament. देखो ये जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसका एड्रेसिंग प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दोनों राज्यसभा एवं लोकसभा का जॉइंट सेशन होता है। Beside these 2 occasions, the president never attend the parliament. इन दोनों के अतिरिक्त कभी भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ज्वाइन नहीं करता है। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट कैन विदहोल्ड द प्रोसीडिंग टू बोथ हाउसेस, कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे कोई भी समन जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कौन सा बिल लाना, उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट के साथ। समन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन विदहोल्ड द प्रोसीडिंग बोथ द हाउसेस, जो भी प्रोसीडिंग करना उसके लिए समन्स जारी करता है। और पार्लियामेंट कैन इवन डिसॉल्व, अगर प्रेसिडेंट है ना कानून अनदेख करके, मर्जी माए वैसे नहीं, लेकिन वो डिसॉल्व कर सकता है कुछ परिस्थितियों में। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अब इसके बाद में इसी क्रम में हमारे यहाँ बिल का शब्द आता है। बिल, है ना। बिल लोग सामान्य रूप से, हम अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब यही होगा, सर लाइट बिल है, वाटर का बिल है और अदर बिल्स हैं। बट हियर इज नॉट द मीनिंग ऑफ द बिल। बिल इट मीन्स द प्रपोजल पुट बाय द ऑथेंटिक पर्सन। जो भी मतलब संसद के अंदर जो भी बिल, एक प्रपोजल रखा जाता है ना, बाय द मिनिस्टर्स या अदर मेंबर, दैट इज कॉल्ड बिल। बिल उसे कहते हैं। वैसे तो मोस्टली मिनिस्टर रखते हैं, जिससे जो मिनिस्ट्री दे है वो अपने उस बिल को रखा जाता है। मतलब उसको 3 स्टडी की जाती है, 3 रीडिंग की जाती है ना। और इन 3 रीडिंग के बाद में पार्लियामेंट के अंदर उस के ऊपर डिस्कशन होती है। आफ्टर डिस्कशन फाइनलाइज किया जाता है। तो यहाँ इसलिए बिल इज द क्या है, प्रपोजल है, ए बिल विच हैज पास्ड थ्रू द 3 रीडिंग। अब मान लो 3 रीडिंग के बाद में राज्यसभा और लोकसभा ने उसको पास कर दिया।
और इट्स सेंट टू द, और देखिए यहाँ रीडिंग बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट गिवन बिकेम एन एक्ट। वो एक्ट कब बनेगा? जब ओनली द प्रेसिडेंट साइन इट, जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करेगा। लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, ये जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस नहीं है। एवरी 5 years में देयर इज इलेक्शन इन पार्लियामेंट। देखो लोकसभा के लिए यहाँ प्रत्येक 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं। मान लो बीच में कोई ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए, सरकार नहीं चल रहा है ये, या सरकार डिसोल्व हो जाती है, तो इन कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली 5 years के अंदर ही इलेक्शंस होते हैं। इन द टर्म ऑफ 5 years इट इज़ नॉट डिसॉल्व ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म। अब देखो यहाँ लगभग तो 5 साल से पहले उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों तभी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। देखो यहाँ हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज पावरफुल है। हैंस द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो एंजॉय द पावर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट देखो अपने पावर का उपयोग, किस पावर का उपयोग कर जाए? जो प्रिस्क्राइब्ड कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। The power which are prescribed in our constitution, the parliament can enjoy them, उसका वो मजा ले सकता है। If the law framed by parliament violates the constitution, यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बना गया और हमारे वो वायलेट्स करता, मतलब नियमों को तोड़ने का है, तो that can be challenged in the court, जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। If the court finds framed law against the provision of the constitution of the court can nullify the laws। देखो अगर कोर्ट में ऐसा लगता है कि ये जो कानून जिस सरकार ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया है वो वास्तविक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के हितों के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, तो इन दैट कंसिडर ही कैन बी न्यूलिफाई, मतलब उसे ख़त्म कर सकती है। तो इस तरह देखिए लोकसभा, राज्यसभा, नो डाउट दे आर वेरी पावरफुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो उनको पावर दे रखे हैं, उन पावर के यदि उनका दुरुपयोग हो रहा है, उस पावर के अतिरिक्त कोई अगर मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन कोर्ट समझ जारी कर सकता है, कोर्ट इसमें है ना कुछ कंसिडरिंग वर्क कर सकता है। अब देखो यहाँ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब बड़ा प्रश्न आता है कि अब ये कौन जाता है? जैसा मैंने बताया कि एवरी ईच है ना, जो हमारे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूंसीज 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज आर इन अवर कंट्री, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हर मेंबर एक मेंबर इलेक्ट होता है। कौन हो सकता है? तो देखो उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टू बी क्वालिफाइड कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। He or she must be Indian citizen, should be 25 year age or more, 25 साल का या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है इसमें। He or she should be not having unsound mind in or insolvent। अनमाइंड का मतलब वो किससे गई मेंटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट वाली व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं, वो सही होना चाहिए। He or should not be employed as a central or state government। और देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए। He must not be proven criminal। इसके अतिरिक्त वो उसको प्रूव नहीं किया हो वो क्रिमिनल हो। There should be period of 6 months between two sitting of the parliament
ठीक है, देयर शुड बी ए पीरियड ऑफ, उसके बीच में देखो 6 महीने का समय होता है एक पार्लियामेंट की मीटिंग से दूसरे पार्लियामेंट में। ए प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। देखो प्रेसिडेंट, यह तो हमने अभी क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, जो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें ध्यान देखना। फर्स्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन में 25 इयर्स की उम्र हो, मेंटली डिसऑर्डर डिक्लेयर्ड नहीं किया हुआ हो, उसके ऊपर किसी तरह के केस नहीं चलते हो। अब यहाँ हम लोग जो डिसॉल्व की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कैन, अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व, है ना, बिफोर डेट, जैसे मैंने आपको कहा 5 साल से पहले वो डिसॉल्व कर सकता है। ए मेंबर ऑफ, है ना, डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग हाउस, कैन वोट इन द सेम हाउस, बट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस। अब देखिए यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं, अब आपके एक प्रश्न होना चाहिए कि राज्यसभा में क्या लोकसभा के मेंबर जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पे अगर जॉइंट है, जॉइंट सभा चल रही है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन अलग अलग जब चलती है तो इसके बाद में वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसकी मीटिंग में वोट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, वे दोनों हाउस में जा सकते हैं, लेकिन कोई ना बोथ हाउस, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिसॉल्व वाले बिल, यहाँ प्रश्न होता है कि ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर कैन अटेंड द प्रोसीडिंग दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, बट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, केवल अपने उसमें आप वोट डाल सकते हो, लेकिन यहाँ द बट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री होती है, कैन अटेंड द प्रोसीडिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इवन इफ शी इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, यदि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों हाउस को अटेंड कर सकते हैं। बट इफ शी इज द मेंबर ऑफ अपर हाउस देन ही कैन वोट इन द हाउस ओनली, लेकिन अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो केवल लोकसभा के अंदर ही वोट कर सकता है। वो मीटिंग, ही कैन अटेंड द मीटिंग बट कैन नॉट वोट। स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर हम लोग बात करें तो देयर आर 26 मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर 26 मेंबर है। इन टर्म ऑफ लोकसभा 5 इयर्स, बट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारी जो लोकसभा के अंदर या हमारे जनरल इलेक्शन है वो 5 इयर्स में होते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है बिफोर इफ नीडेड, यदि उसकी ज़रूरत हो। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑफ द टर्म लोकसभा बैन बी एक्सटेंड, यदि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई ऐसी नेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई वॉर की स्थिति हो जाती है, कोई ऐसी कैलेमिटीज या कोई ऐसी कंडीशन, इंटरनल वॉर की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो यहाँ प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज 1 ईयर, 5 के बजाय 6 साल, 1 साल बढ़ा सकता है। अब देखो यहाँ कोरम की बात आती है। देखो मीटिंग्स जो होती है, उस मीटिंग के अंदर, उस कोरम के अंदर 1/10 मेंबर मस्ट, है ना, टोटल मेंबर का 1/10 मेंबर मस्ट, मतलब हमारे यहाँ अगर 545 मेंबर्स हैं तो 55 मेंबर मस्ट फॉर द कोरम, अगर नहीं तो वो कोरम क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। तो देखो कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम इज द नंबर, कोरम किसे कहा जाता है, इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस इन द पार्लियामेंट इन द मेंबर प्रेजेंट वर्किंग इन हाउस आउट ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। द मिनिमम कोरम ऑफ लोकसभा शुड बी, देखो लोकसभा की मीटिंग कब चल सकती है, जब उस कोरम के अंदर देयर मस्ट बी 55 मेंबर, 1/10 पार्ट ऑफ 1/10 भाग मेंबर, उस समय की मेंबर के 1/10 पार्ट मेंबर होने चाहिए, मतलब यहाँ जो है 55 मेंबर्स की बात कही जाती है, शुड बी प्रेजेंट। और राज्यसभा के अंदर 25, राज्यसभा के अंदर 25 मस्ट होने चाहिए, तभी कोरम होगी। तो इस तरीके से अभी आपको हमने लोकसभा के बारे में बताया।
कि लोकसभा में 445 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स आर सेलेक्टेड, एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है, 543 मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली द पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 543 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन के होते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। अब यहाँ नेक्स्ट में आता है राज्यसभा, है ना। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर 2 हाउसेस की बात आई है, तो राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये जो राज्यसभा है वो किसका यूनियन है? सभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट के जो स्टेट असेंबली है वो उसे इलेक्ट करके भेजती है। स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, मतलब विधानसभा के, वे लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। अब देखो यहाँ हमारे अपर हाउस के अंदर देयर आर 250 मेंबर्स, 250 मेंबर होते हैं, उसमें से 250 में से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 2 स्टेट असेंबली एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और यहाँ 12 जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग फील्ड्स के होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और ये जो नॉमिनेट शुड बी हैविंग ए स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसको, रेस्पेक्ट ऑफ द लिटरेचर है, कोई किसी आर्ट के अंदर फैला हुआ, साइंस है, कल्चर, स्पोर्ट्स या आदि के मेंबर हो सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्वालिफिकेशन, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन? टू बी द कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर वही मेंबर हो सकता है जो भारतीय हो, इंडियन हो, इंडियन मेंबर हो। ही और शी शुड बी 30 ईयर ऑफ एज, और उसकी उम्र 23 साल या उससे अधिक हो। ही एंड शी मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो उसकी, इंसोलेंट और क्रिमिनल ना हो। ही और शी नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए, सैलरी अर्निंग नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर 11 सीट्स हैं राज्यसभा की, ठीक है। हमारे यहाँ राज्य गुजरात गवर्नमेंट से गुजरात स्टेट से 11 सीट्स होती हैं, 11 मेंबर सेलेक्ट होकर के इलेक्ट होकर जाते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब देखो राज्यसभा की सबसे बड़ी विशेषता, इट कैन नॉट डिसॉल्व। अब ये डिसॉल्व नहीं होती है, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट हाउस है। एक मेंबर का जो यहाँ 5 ईयर्स होता है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में 5 ईयर्स, लोकसभा में 6 ईयर होता है। एवरी 2 ईयर्स के अंदर 1/3 मेंबर, हर प्रत्येक साल में 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। सो इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्या होता है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड द सेम नंबर आर इलेक्टेड, और उसी जितने नंबर के रिटायर्ड हुए हैं, जितने नंबर, उतने ही उन स्टेट से वापस इलेक्ट होते हैं। So it is called it is called permanent house. The tenure of the member राज्यसभा is 6 year, उसका जो टाइम होता है 6 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। However the member are eligible to re-election and re-nominate, और अपने 6 साल पूरे करने के बाद में वो वापस से नॉमिनेट हो सकते हैं या इलेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आपको बताया मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जनरली बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीट 3 times ए ईयर, दोनों सभाएं एक साथ होती हैं वर्ष में 3 बार। दिस मीटिंग आर कॉल्ड सेशन, और इस मीटिंग को हम सेशन शब्द बोलते हैं। दैट इज द बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं, ध्यान देना, बजट सेशन, मॉनसून सीजन और विंटर सीजन।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा का जो हमारा चेयरमैन होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेयर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड, है ना। राज्यसभा का जो स्पीकर हम बोलते हैं, है ना, जो वाइस होता है वो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबरों के द्वारा इलेक्ट होता है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो पहला हमारा राज्यसभा का चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो फर्स्ट मेंबर थे। तो इस तरीके से देखो हमने आपको आज राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया। अब स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जाती होगी कि जो यहाँ आपके घर में लगाए हुए हों, बाहर कई जगह पर जो साउंड को तेज करने के लिए, बहुत आवाज़ बढ़ाने के लिए, स्कूलों में भी रहते हैं, आपके घरों में होते हैं, मंदिरों मस्जिदों में कई जगह पर होते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर का मतलब इस तरह का नहीं है। स्पीकर इट मीन्स, ठीक है, यहाँ जो स्पीकर है उसका जैसे आप लोग संसद भवन के अंदर यहाँ आप इस तरह देखते हैं, है ना, अदर ऑल मिनिस्टर्स यहाँ होते हैं, मिनिस्टर्स अदर मेंबर्स आर सिटिंग, और इस चेयर के ऊपर जो एज ए जज का वर्क करता है दैट इज कॉल्ड स्पीकर, है ना। यहाँ स्पीकर शब्द इसे कहाता है। तो स्पीकर को वो मत समझ लेना हमारे यहाँ पे भी कहीं ये लगा हुआ वो स्पीकर है, तो वो स्पीकर नहीं। तो ध्यान दें द मेन फंक्शन ऑफ स्पीकर। अब स्पीकर का वर्क क्या है? What is the main function of speaker is to see the proceeding of Lok Sabha get organized in the prescribed form। अब ये स्पीकर वर्क क्या करता है? अब आप कहोगे स्पीकर का वर्क क्या है? What is the work? All the proceeding इन द लोकसभा, लोकसभा में होने वाले प्रोसीडिंग के ऊपर ध्यान देना। द मेन फंक्शन ऑफ स्पीकर इज टू सी द प्रोसीडिंग, प्रोसीजर्स को देखना ऑफ द लोकसभा गेट्स ऑर्गेनाइज इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कि लोकसभा क्या सही रूप से प्रिस्क्राइब्ड हो रही है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, दूसरा जो उसका वर्क है मेंटेन डिसिप्लिन इन द लोकसभा। ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ हाउस, सम्मान रखना इस हाउस का। एंड टॉप मोस्ट फंक्शन ऑफ द स्पीकर है, ये स्पीकर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अमंग देमसेल्फ। देखो अब यहाँ ये कौन होता है? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, ये इन्हीं व्यक्तियों में से जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 443 मेंबर्स, 545 मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति को स्पीकर एंड दूसरे व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बाय इलेक्शन, अंदर इलेक्शन के माध्यम से या आप फेवर करके जो भी हो, है ना, ये इस प्रोसीजिंग से इसको बनाया जाता है। और कोई अलग से व्यक्ति नहीं होता है, प्लीज़ बराबर से ध्यान दें। देयर इज़ नो अनदर में मेंबर्स, ये इन्हीं मेंबरों में से इलेक्ट होते हैं। तो हियर स्पीकर का जो फंक्शन है इस तरह से है, आपको डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को अमंग देमसेल्व्स, इन्हीं में से द स्पीकर प्रिसाइड ओवर सेशन। अब द स्पीकर क्या करता है? प्रिसाइड्स ओवर द सेशन, सेशन की प्रेसिडेंटशिप करता है। द लोकसभा मेंटेन एंड कंट्रोल इट्स फंक्शन, लोकसभा के वर्क को मेंटेन और कंट्रोल करता है। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन, स्पीकर क्या एक्सपेक्ट करता है? डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो भी मेंबर हैं वो डिसिप्लिनरी बेस से वर्क करें। द स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ डिग्निटी, स्पीकर कौन होता है? डिग्निटीज की मान मर्यादा को रखने के प्रोटेक्टर होता है मर्यादा के लिए ऑफ हाउस। हिज डिसीजन इन द हाउस इज फाइनल एंड इंक्लूसिव, उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है।
स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो अब यहाँ ध्यान देना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। कैन इवन हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है किसी भी एक पार्टी का वो सपोर्टर भी होता है। बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज स्पीकर, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा, जब अपॉइंट होगा लोकसभा, इट एक्सपेक्टेड स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट फ्री मैन इम्पार्शियल मैनर। देखो ये जो मेंबर हो सकता है कोई भी किसी बड़ी पार्टी का भी हो सकता है, फुल्ली सपोर्टेड, अपोजिट पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, लेकिन वेन एवर ही, है ना, जब वो मतलब क्या बैठेगा, वेन एवर इज टेक दिस सीट, इस सीट पे जब बैठता है तो इसे यहाँ पर सब कुछ भूल करके इम्पार्शियल, विदाउट पार्शियलिटी हैज टू वर्क, है ना, बिना पार्शियलिटी का जो प्रोसीडिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है एज अकॉर्डिंग ही हैज टू वर्क, उसी के अकॉर्डिंग बिना पार्शियलिटी के उसको हमारी प्रोसीडिंग सिस्टम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग उसे चलाना होगा। इवन आफ्टर, कई बार तो एक ही मेजर पार्टी का मेंबर भी यहाँ हो सकता है। अब ना नेक्स्ट में देखिए, एक्सपेक्टेड स्पीकर कैरीज आउट प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट फ्री मैन इन पार्शियल मैनर के बारे में आपको बताया, बाय गेनिंग मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द रेजोल्यूशन रिमूव द स्पीकर। मान लो देखिए गेनिंग ऑफ मेजोरिटी यदि प्राप्त हो सकती है तो लोकसभा के रेजोल्यूशन रिमूव भी कर सकते हैं स्पीकर को। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गिविंग 14 डेज नोटिस, उसको 14 दिन की नोटिस दे करके उसके हटाया जा सकता है। ऑल स्पीच क्रिटिसिज्म इन लोकसभा आर डन बाय एड्रेसिंग स्पीकर ओनली। जो भी बातचीत, जो भी एड्रेसिंग करता है वो आफ्टर परमिशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर की परमिशन के बाद होता है। द वर्किंग इन बोथ हाउस द पार्लियामेंट कैन बी कैरिड आउट द हिंदी और इंग्लिश। दोनों हाउसेस के अंदर जो भी वर्क होता है या तो हिंदी में या इंग्लिश में होता है, बट द स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर टू लोकसभा टू स्पीक इन ऑल लैंग्वेज। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी ओन भाषा के अंदर बोलने की अनुमति देता है इन केस डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी, यदि वो अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानता हो, ऐसी परिस्थिति में उसको उसकी ओन लैंग्वेज में बोलने का अधिकार देता है। इफ एनी मेंबर ऑफ लोकसभा रिमेन्स अब्सेंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 60 डेज, यदि कोई मेंबर 60 दिन तक लगातार अब्सेंट रहता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर, देन ही सीट इज डिक्लेयर्ड वैकेंट। अगर मान लो स्पीकर की बिना अनुमति या उसको बिना बताए, मतलब उसको इन्फॉर्म किए बिना, यदि कोई व्यक्ति 60 महीने तक मतलब 60 डेज तक अगर वो अब्सेंट रहता है तो इट मीन्स इट इज कोल्ड। अब यहाँ क्या किया जाता है, उसे वैकेंट डिक्लेयर किया जाता है 60 डेज, है ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग स्पीकर। अगर वो कंटिन्यूसली क्या रहता है 60 दिनों तक यदि वो अब्सेंट रहता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसे वैकेंट डिक्लेयर्ड किया जाता है। आज का लास्ट टॉपिक है वो है आपका कास्टिंग वोट। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस आर अराइज मेनी क्वेश्चन मेंबर्स एंड प्रॉब्लम एंड डिस्कशन ऑन द बिल। देखिए यहाँ प्रोसीजर्स क्या होता है, मान लो किसी भी एक मिनिस्टर ने कोई प्रपोजल पुटअप किया, उस प्रपोजल के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होती है। आफ्टर ए डिस्कशन देयर इज ए वोटिंग ऑन दैट बिल, उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। अब अगर बिल मान लो कोई प्रपोजल किसी मिनिस्टर्स के द्वारा रखा गया और ये बिल के साथ में भी कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनके अंदर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ में सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस 1 मेंबर मस्ट बी इन द फेवर ऑफ दैट बिल। तो इफ
पहले तो ये ध्यान रखना है सिंपल मेजोरिटी और इसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो यहाँ पे मेंशन इन द अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन कर रखा है। कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिनके बाद के लिए 2/3 मेजोरिटी इज मस्ट, कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिनके लिए 50% प्लस 1 मेंबर मस्ट इन दैट साइड। तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द हाउस देयर अराइज एनी क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, मैटर और प्रॉब्लम और डिस्कशन एनी बिल और एक्ट, द डिसीजन अपॉन इट टेकन स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ अगेंस्ट द इक्वल इन द नंबर, सच कंडीशन द स्पीकर कैन गिव द डिसाइडिंग वोट इज नॉन कास्टिंग वोट। तो अब आपको यहाँ कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, लेकिन कोई बिल है और इस बिल के ऊपर मान लो 50-50% उस बिल के पक्ष में 50% लोग हैं और उसके अपोज में 50% हैं। इस परिस्थिति में स्पीकर कैन कास्ट हिज वोट। जब 50% की ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो यहाँ जो स्पीकर होता है वो यहाँ वोट करता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। बाकी जनरल वे में किसी बिल के ऊपर वो अपनी वोटिंग नहीं जताता है, वोट नहीं डालता है, लेकिन कहीं ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ 50-50 पे रुक जाता है मामला, तो इन दैट ऑल कंडीशंस स्पीकर कैन, है ना, वोट स्पीकर वेट कर सकता है। श्री गणेश वासुदेव मालवनकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद में इन द सेंस ऑफ स्पीकर द प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड बाय डिप्टी स्पीकर। अब मान लो, अब आपके सामने प्रश्न उठना चाहिए सर कभी अगर स्पीकर ना हो तो, मान लो बीमार हो सकता है, मान लो एब्सेंट हो सकता है, मान लो एनी कारण, एनी रीजंस, है ना, किसी भी रीजन की वजह से वो एब्सेंट हो लोकसभा में, क्या लोकसभा नहीं चलेगी? नहीं, लोकसभा चलेगी। उस समय डिप्टी स्पीकर वर्क करेगा इन प्लेस ऑफ स्पीकर। पूरा उसका जो स्पीकर का पावर होगा वो डिप्टी स्पीकर के पास होगा, होल पावर, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर द प्रोसीडिंग आर conducted by the deputy speaker. In absence of the deputy speaker, the proceeding of Lok Sabha are conducted by speakers panel and consisting senior experience and who are familiar with the proceeding of the parliament, expert from the different political parties, ठीक है। अब ये खास करके ऐसे मेंबर होते हैं जो मेंबर सीनियर हो, है ना, जो मेंबर सीनियर हो। सबसे बड़ी बात ध्यान देखना, इवन दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट हों। ऐसे व्यक्ति को स्पीकर की पोस्ट पे बिठाते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आता है राज्यसभा के अंदर स्पीकर की यही सिस्टम है? तो नहीं, राज्यसभा में जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा। जैसे हमारा यहाँ स्पीकर होता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द स्पीकर, जिसको हम यहाँ चेयरमैन शब्द देते हैं, वो होता है। उसका इलेक्शन हम और प्रोसेस से होता है। वहाँ के जो मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, उसको उसमें स्पीकर के रूप में नहीं बनाते हैं, वो ऑलरेडी पहले से राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बना करके भेजते हैं, तो वो डायरेक्टली आता है वहाँ जब एज ए स्पीकर के रूप में, मतलब एज ए चीफ चेयरमैन के रूप में। लेकिन उसका जो वाइस चेयरमैन होता है ही इलेक्टेड एज ए सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं, इसी प्रकार डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं उन्हीं मेंबरों में से राज्यसभा के। तो इस तरीके से आपको आज हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया।
फिर उसके अतिरिक्त उनके जो मेंबर्स हैं उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बताया, लेजिस्लेचर के बारे में बताया, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, फिर हमने स्पीकर्स के बारे में बताया, राज्य लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। फिर इसके बाद लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब जिस तरह स्पीकर वर्क करता है ऐसे हमने राज्यसभा के बारे में बताया, है ना। राज्यसभा के अंदर जो होता है उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं और वो हमारा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसका मैं उस समय जी स्पीकर के रूप में वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता है, आप ध्यान दें। और उसका डिप्टी चेयरमैन के लिए वहाँ हमें इलेक्शन कराते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए किया जाता है। फिर कास्टिंग वोट की बात बताई, स्पीकर कैन नॉट कास्ट द वोट ऑन ए जनरल वे बट व्हेन दे आर कंडीशन, जब कंडीशन बराबरी की आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में स्पीकर कैन यूज हिज वोट, वो अपने वोट का यूज कर सकता है और दैट सिस्टम इज कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स रीड दिस वन, प्रिपेयर दिस वन एंड राइट क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दें इस चैप्टर के। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल के बारे में पढ़ेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।